गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय के अध्याय 13 परजीवियों का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें से एक परजीवी हम पिछली लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिस्सू के बारे में। पिस्सू जो कि बाह्य परजीवी के रूप में पाया जाता है और ये एक रक्ताहारी प्राणी होता है। ठीक आज वैसे ही हम एक दूसरे बाह्य परजीवी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जोंक। जोंक के बारे में आपने खूब सुना और खूब पढ़ा होगा। ये भी एक बाह्य परजीवी होता है, रक्ताहारी प्राणी होता है। जोंक का जंतु वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। ये ध्यान रखें बच्चों, इनके जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो एग्ज़ाम में कई बार एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। तो जोंक का वैज्ञानिक नाम हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। इसका अगर छोटा सा वर्गीकरण देखा जाए तो ये संघ कौन से में आता है? एनिलिडा। एनिलिडा संघ में पाया जाता है। और एनिलिडा संघ की विशेषता होती है कि इस संघ में पाए जाने वाले जंतुओं का शरीर छोटे छोटे खंडों या वलयों या छल्लों से मिलकर बना होता है। संघ हो गया। वर्ग की बात करें, कौन से वर्ग में आता है? ये हिरुडीनिया। हिरुडीनिया वर्ग में रखा जाता है जोंक को। और गण की बात करें तो ये कौन से गण में रखा जाता है? ग्नेथोब्रेलाइडा। ग्नेथोब्रेलाइडा गण में रखा जाएगा। यदि जोंक के आवास या स्वभाव की बात करें तो ये दलदली मिट्टी, तालाब, झील इत्यादि में पाया जाता है। रक्ताहारी प्राणी है। इसका जो शरीर है, संपूर्ण शरीर 33 खंडों या 33 छल्लों से मिलकर बना हुआ होता है। जोंक एक द्विलिंगी प्राणी होता है। द्विलिंगी प्राणी से अभिप्राय होता है ऐसा प्राणी जिसमें दोनों प्रकार के जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं एक ही जीव में, तो वो कहलाएगा द्विलिंगी प्राणी। तो जोंक भी एक क्या है? द्विलिंगी प्राणी है, जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। इसके 10वें खंड में नर जनन छिद्र, ध्यान दें, जो 10वां खंड है ये 11वां खंड है। 10वें खंड में तो मिलता है नर जनन छिद्र, और इसके 11वें खंड में मादा जनन छिद्र मिलता है। तो ये ध्यान रखने की बात है, जोंक के 10वें खंड में नर जनन छिद्र और 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। इसके शरीर के दोनों सिरों पर चूषक, देखिएगा, अग्र सिरे पर और पश्च सिरे पर, दोनों सिरों पर क्या मिलेंगे? चूषक मिलेंगे, जो कि चूसने में, चलने में, गमन करने में सहायता करते हैं। तो इसके शरीर के दोनों सिरों पर चूषक मिलेंगे एक एक, जिनके द्वारा शरीर के या जिनके द्वारा, जैसे ये जो रक्ताहारी प्राणी है रक्त चूसता है, तो ये चिपक करके रक्त को चूसने में सहायता करेंगे। और गति करने में भी ये चूषक इसकी सहायता करते हैं। गमन करता है जब ये, तो चूषकों की सहायता से ही गमन करता है। इनमें श्वसन की अगर बात करें तो जिस प्रकार से हम लोगों ने केंचुआ पढ़ा है, केंचुए में जो श्वसन होता है वो इसकी नम व गीली त्वचा के द्वारा होता है। कोई विशेष प्रकार का श्वसन अंग नहीं पाया जाता। ठीक वैसे ही जोंक में भी श्वसन की जो क्रिया होती है इसकी नम व गीली त्वचा या स्किन के द्वारा होता है, साधारण प्रकार का श्वसन। इसके अग्रचूषक में 3 जबड़े और लार ग्रंथियाँ। जो अग्रचूषक है, अगर अपन उसको बड़ा करके देखें इस प्रकार से, तो इसमें 1, 2 और 3, ये 3 तो मिलेंगे जबड़े, और भीतर की ओर मिलती है लार ग्रंथियाँ। तो अग्रचूषक में 3 जबड़े होंगे और लार ग्रंथियाँ होंगी।
इसकी लार में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं हिरुडिन। ये जो हिरुडिन नामक पदार्थ है वो इसकी लार में मिलेगा और ये पदार्थ कहलाता है प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक प्रतिस्कंदक पदार्थ किसको बोलते हैं? वह पदार्थ जो रक्त को जमने से रोकता है वो कहलाएगा प्रतिस्कंदक पदार्थ। तो ये प्रतिस्कंदक पदार्थ का नाम क्या हुआ? हिरुडिन। और ये हिरुडिन नामक पदार्थ मिलता है किसमें? जौंक की लार। इसके पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाएंगे? पाचन तंत्र की चर्चा करें तो पाचन तंत्र में मिलेगा मुख, मुख के अलावा ग्रसनी, ग्रसनी के अलावा 10 खंडों में बटा हुआ अन्नपुट, अन्नपुट जिसको क्रॉप भी कहते हैं, क्रॉप, क्रॉप या अन्नपुट, जो कि कितने खंडों में है? 10 खंडों में बटा हुआ। छोटा सा आमाशय और आंत्र, आमाशय और क्या मिलेगी? आंत्र मिलेगी। तो ये इसका एक पाचन तंत्र हुआ। भाई जौंक के पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो मुख मिलेगा, ग्रसनी मिलेगी, अन्नपुट या क्रॉप। बेटा जो ये रक्तहारी प्राणी है, रक्त चूसता है, उस रक्त को कहाँ स्टोर करता है? अन्नपुट या क्रॉप में स्टोर करता है। यह अन्नपुट 10 खंडों में बटा हुआ होगा। इसके बाद छोटा सा आमाशय होगा और पीछे की ओर होगी आंत्र, जहाँ पर कि भोजन का पाचन होगा। तो पाचन और अवशोषण की जो क्रिया होती है वो तो आंत्र में ही होगी। अच्छा, इसमें भी जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या होते हैं? नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया याद आ रहा होगा तुमको, केंचुआ पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो केंचुए के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी अंग था वो भी क्या था? नेफ्रिडिया था। अर्थात नेफ्रिडियल प्रकार का उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक ऐसे ही जौंक में भी मुख्य उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया होते हैं। और इसके रुधिर में कौन सा वर्णक मिलेगा? हीमोग्लोबिन वर्णक। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जो कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है, वही वर्णक इस जौंक के रक्त में भी पाया जाएगा। तो ये कुछ बातें हो गई किसके बारे में? जौंक के बारे में। एक बार पुनः देखिएगा। जौंक का जंतु वैज्ञानिक नाम है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। संघ कौन से में आता है? एनेलिडा में। एनेलिडा संघ में वही जंतु आते हैं जिनका शरीर छोटे छोटे छल्लों से मिलकर बना होता है। गण वर्ग की बात करें हिरुडिनिया, गण की बात करें ग्नेथोब्रेलाइडा। जौंक कहाँ मिलता है? तालाब, झील या दलदली मिट्टी में मिलता है। इसका जो संपूर्ण शरीर है 33 खंडों में बटा हुआ होगा। 10वें खंड में नरजनन छिद्र, 11वें खंड में मादा जनन छिद्र मिलेगा। अर्थात जौंक एक द्विलिंगी प्राणी है। जौंक के दोनों सिरों पर एक एक चूषक पाया जाएगा। चूषक क्या काम करेगा? चूषक रक्त को चूसने में सहायता करेगा और इस जौंक को गति अर्थात चलन में सहायता करेगा। अग्र चूषक की बात करें, इसमें 1, 2 और 3 जबड़े पाए जा रहे हैं और उसके अलावा लार ग्रंथियाँ मिल रही हैं। इसकी लार में हिरुडिन नामक एक पदार्थ मिलेगा जो क्या होगा? प्रतिस्कंदक पदार्थ होगा। और ये प्रतिस्कंदक पदार्थ क्या काम करेगा? मनुष्य के जिस व्यक्ति का रक्त चूस रही है उस व्यक्ति के रक्त को जमने से रोकता है। इसके पाचन तंत्र में क्या क्या मिल रहा है? मुख मिल रहा है, ग्रसनी मिल रही है, अन्नपुट मिल रहा है, क्रॉप जिसको बोलते हैं 10 खंडों में बटा हुआ है। ये छोटा सा आमाशय है और उसके अलावा आंत्र है। आंत्र में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन होगा और अवशोषण होगा। इसमें श्वसन की चर्चा करें तो श्वसन इसकी नम और गीली त्वचा के द्वारा होगा। यदि अपन इसमें उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन नेफ्रिडिया प्रकार का या नेफ्रिडिया के द्वारा होगा। अर्थात उत्सर्जन तंत्र नेफ्रिडियल तंत्र कहलाएगा।
इसके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस प्रकार से मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो बेटा इस प्रकार से आपका जोंक के बारे में हमने उसका संपूर्ण जीवन देखा और उसकी जो शरीर की संरचनाएं हैं, बनावट है, उसका पाचन तंत्र है, वो हो गया। इसके बाद हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो है जोंक का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व। अब दिमाग में आ गया होगा तुम्हारे जोंक के फायदे हैं या नुकसान, कहते हैं दिमाग में आती है ना। तो जोंक रक्तहारी प्राणी है, लेकिन फिर भी ये फायदेमंद ज़्यादा है, नुकसानदायक कम है। क्या होगा इसका फायदा? ये रुधिरहारी या कह सकते हैं रक्तहारी प्राणी है और पशुओं तथा मनुष्यों के शरीर पर चिपककर रुधिर को चूसने का काम करता है। जोंक का जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आज जोंक का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है और चिकित्सा के क्षेत्र में जोंक या जिस जाति की जोंक का उपयोग होता है वो आपको ध्यान रखनी है, वो है हिरुडो मेडिसिनेलस। हिरुडो मेडिसिनेलस, इस प्रजाति की जोंक का ही उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक। चिकित्सा के क्षेत्र में जोंक की जिस प्रजाति का उपयोग होता है वो कौन सी प्रजाति है? हिरुडो मेडिसिनेलस। गंजेपन के इलाज में जोंक चिकित्सा काम में ली जाती है। जो लोग गंजे हो जाते हैं तो उनके इलाज में जोंक की चिकित्सा काम में आती है, जिससे उन व्यक्तियों के सिर पर बाल आने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों में अर्थराइटिस अर्थात हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, टखनों में दर्द रहता है, तो इस प्रकार के रोग हैं अर्थराइटिस रोग। और इन अर्थराइटिस रोगों के उपचार में भी जोंक चिकित्सा काम में ली जाती है। देखा होगा कई बार कुछ पुराने वैद्य जी हैं वो टखनों पर या एड़ी पर कुछ जोंक छोड़ करके और उस व्यक्ति के गंदे रक्त को चूसने या उसको निकालने का काम करते हैं। मधुमेह के मरीजों में भी जोंक चिकित्सा काम में ली जाती है, क्योंकि जोंक की लार में मिलने वाले हिरुडिन, जिसको अपन ने बोला था प्रतिस्कंदक पदार्थ, ये क्या काम करेगा? उस मधुमेह या डायबिटीज के मरीज के रक्त को पतला बनाए रखता है, जिससे कि हृदय संबंधी और अन्य समस्याएं नहीं आती और मधुमेह के मरीज को इससे काफ़ी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से जोंक का मुख्य रूप से जो उपयोग हो रहा है वो उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। धन्यवाद आज के लिए। अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।